जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। आपने इससे पहले मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं 4 लेक्चर ले चुका हूँ। कृपया पहले इस लेक्चर को देखने से पहले उन 4 लेक्चरों को देख लें, क्योंकि उसमें जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, प्रेम्बल है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब के बारे में बात कर चुका हूं मैं। तो आइए देखते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। यानी कि जो संविधान का भाग 1 है, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो जो 22 भाग में से भाग 1 है उसमें जो अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं, संघ एवं उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो राज्यों का संघ, यानी कहने का मतलब ये है जो भारत है ये राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम, दूसरी राजपत्ति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया और इंडिया जो कि भारत, यानी कहने मतलब जो संविधान है उसमें जो संविधान की सभा हो रही थी तो उसमें एक मतैक्य आ गया, मतलब कि एक विरोधाभास आ गया कि भारत को उसके नाम से पुकारा जाए, पुराने नाम से, या इंडिया के नाम से पुकारा जाए। क्योंकि जो इंडिया नाम दिया था तो वो ब्रिटिश ने दिया था, ये जो भारत नाम दिया गया था तो अपने देशवासियों के नाम के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यों का संघ है, यानी कि जो भारत है इसके अंदर जो राज्य हैं ये राज्यों का संघ है। और जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में 50 स्टेट हैं और इन 50 स्टेट ने मिलकर अमेरिका का निर्माण किया। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। भारत जो है, भारत के ही अंदर इन राज्यों का निर्माण हुआ है। और जो ये राज्यों का संघ की जो व्यवस्था है ये दो तरह को, 2 बातों को दर्शाती है। एक तो देश का नाम और दूसरा राजपत्ति, यानी कि यहाँ पर जो प्रशासन होने वाला कैसा होने वाला है। आइए देखते हैं। और जब संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई कि भारत को उसके परंपरागत नाम यानी कि जो पुराना नाम था भारत उससे बुलाया जाए या आधुनिक भारत, तो हम भारत के लोग यानी कि इंडिया, जब हम भारत के लोग के बाद आता है यानी कि इंडिया, पहले भारत आता है फिर इंडिया आता है। अब देखते हैं दूसरे देश को संघ बताया गया है। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्तीय को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। नंबर 1, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम यही नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने संविधान सभा में कहा कि राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भारत देश है वो राज्यों के समझौते से नहीं बना, यानी कि जैसे कि राज्यों के समझौते से नहीं बना कि हम समझौता कर रहे हैं कि हम एक भारत देश को बना रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में क्या हुआ था, 50 वहाँ पर जो 50 स्टेट हैं उन्होंने मिलकर अमेरिका का निर्माण किया था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत तो पहले से ही बहुत विशाल है। भारत में आपने देखा होगा म्यांमार, तुम्हारा इधर पाकिस्तान, ये सब भारत में फैले हुए थे। नंबर 2 क्या कहता है, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अंबेडकर जी कहते हैं कि जो भारत देश है इसमें से इन राज्यों को, जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें किसी को भी भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। कि कल के दिन को कहने लगा कि अरुणाचल प्रदेश की मुझे अपना अलग राज्य बनाना है। इधर के जो आपने देखा होगा बोडोलैंड की, जो बोडोलैंड देश बनाने की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे 3-4 राज्य मिलकर वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। नागालैंड वाले जो हैं कुछ आदमी अपना देश अलग बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से कोई किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत देश से अलग हो जाए। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। यानी कि अंबेडकर जी का कहना है कि ये जो भारत है ये एक संघ है, यानी कि यूनियन है, इसे कोई बांट नहीं सकता, यानी कि इसे अलग नहीं कर सकता, विभक्त नहीं कर सकता कोई भी। और पूरा देश एक है, यानी कि पूरा देश एक है। कि जैसे कि आपने देख रखा होगा कि आपने देखा होगा कि नॉर्थ में कुछ पहनावा है और साउथ में कुछ है फिर भी, और ईस्ट में कुछ है और वेस्ट में कुछ है, फिर भी हमारा देश एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ, लेकिन हाँ जो भारत देश है इसमें
प्रशासनिक सेवाएं अलग अलग हैं। यानी कि जो सुख सुविधाएं और प्रशासनिक सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैकल्टी हैं वो सब अलग अलग हैं विभिन्न राज्यों में। आपने देखा होगा दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस है, इस तरह से, और स्टेट पीसीएस है, इन सब से अपने अलग अलग सुविधाएं के लिए बटा हुआ है राज्य। बात करते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि अनुच्छेद जो 1 है उसके अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? एक है राज्यों के क्षेत्र, नंबर 2 है संघ के क्षेत्र, और नंबर 3 ऐसे हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यों के क्षेत्र। यानी कि जो एक पर्टिकुलर राज्य में जो भी क्षेत्र आते हैं तो वो राज्य के क्षेत्र कहलाते हैं। और संघ क्षेत्र, जितने जो भी क्षेत्र हैं वो सब संघ के यानी कि यूनियन यानी भारत के अंदर आते हैं सब। और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कल के दिन अगर इंडिया चाहे पूरे पाकिस्तान और चाइना पर अपना कब्जा कर ले और उसे अपना अधिग्रहित कर सकता है, उसे अपने अंतर्गत ला सकता है। हम जब चाहें, यानी कि एक दिन वो आए कि हम पाकिस्तान और चाइना पर आक्रमण करते और उसे आक्रमण के थ्रू अपने यहाँ पर मिला लें, तो ये भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं। आगे बात करते हैं राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। यानी कि राज्य एवं संघ शासित स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। जो संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं? भाग हैं 22, और अनुच्छेद है 395 जो शुरू में हुआ था। अब तो 465 के लगभग अनुच्छेद हैं, ये बात याद रखना। इस वक्त 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगी। अब तो जम्मू कश्मीर में भी लागू समान रूप से। यानी कि जो संविधान का भाग 21 है उसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, यानी कि उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। इनमें शामिल है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूची 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। यानी कि जो 5वीं और 6ठी अनुसूची हैं इसके अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं, इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो ATM², यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिन्हें जहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य वरन संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी कि जो भारत का क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में सिर्फ वे राज्य शामिल हैं जो कि 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत के संघ में वे भी शामिल हैं। राज्य के साथ साथ वे क्षेत्र भी शामिल है। जैसे भविष्य में केंद्र सरकार चाहे तो पाकिस्तान और चाइना को अपने अंदर अधिग्रहित कर ले, यानी कि उस पर आक्रमण करके भारत देश में मिला ले, तो वो भी भारत के संघ में शामिल होंगे और भारत के क्षेत्र में वे शामिल होंगे जो 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बात याद रखना, जो भारत का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र सिर्फ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित है। और भारत का जो संघ है, भारत का संघ जो है, इसमें क्या है, अगर भारत सरकार चाहे कल के दिन को पाकिस्तान और चाइना पर आक्रमण करके उसे अपने अंतर्गत कर ले तो वो भी भारत के संघ में शामिल माने जाएंगे। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो केंद्र सरकार ने अधिग्रहित किए क्षेत्र हैं, यानी कि जिस पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने चाइना या पाकिस्तान पर आक्रमण करके उसके क्षेत्र को अपने अंतर्गत ले लिया, तो उस पर जो प्रशासन होगा वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। आपने देखा होगा कि जो ये यूनियन टेरिटरीज होती है वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होता है एक्सेप्ट दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर। यहां पर सिर्फ 2 में ही बैठते हैं जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम का इलेक्शन होता है, सीएम। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र को भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए
सत्ताधारण संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित न किया हो। जीत या हराकर, उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीप, पुदुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद आगे चर्चा की गई है। संप्रभु राज्य का मतलब क्या है? संप्रभु यानी कि सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है, जो संप्रभु होता है या सोवरेनिटी जो होती है, जो भारत देश है वो अपने आंतरिक राजनीतिक व बाहरी यानी विदेशी फैसले स्वयं लेता है, यानी कि इस पर किसी भी बाहरी विदेशी शक्ति का वर्चस्व नहीं है, यानी कि कोई नियंत्रण नहीं है। भारत जो है संप्रभु राज्य है, इसका जो फैसले लेने के लिए, आम भाषा में बोले तो अपने फैसले लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर है जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसदों को 2 शक्तियां प्रदान करता है: नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। यानी जो आर्टिकल बनता है उसमें क्या था? राज्यों का संघ। और 2 में क्या है? 2 में आर्टिकल जो 2 है उसमें क्या है? नए राज्यों का गठन और नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना। यानी कि जैसे कि हम कभी अगर भविष्य में पाकिस्तान या चाइना पर आक्रमण करके अपने देश में शामिल कर लें तो वो इसमें आर्टिकल 2 में कहा गया है। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले में अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि भारत नए राज्यों के निर्माण में या वर्तमान राज्यों के, जैसे इस टाइम 28 राज्य हैं या 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्या कर सकता है भारत 28 की जगह 29 करने लगा एक राज्य है, यानी कि यूपी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो वो आर्टिकल 3 में आता है। ये बात याद रखना। अब देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 संसद को अधिग्रहित करता है। नंबर 1 है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 अधिक राज्यों को राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी जो आर्टिकल 3 है इसमें क्या कहा गया है? यानी 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना और एक राज्य में से 1 या 2 राज्य भी बनाना वो संसद के अधीन आता है। यानी राज्यों का पुनर्गठन अनुच्छेद 3 में अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो राज्य का पुनर्गठन यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाना या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना। जैसे कि आप देख सकते हैं जो J&K था वो आर्टिकल 3 के तहत ही 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया है। ये सिंपल सा और वर्तमान उदाहरण है। आगे देखते हैं किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। यानी कि कहने मतलब ये है जो आर्टिकल 3 है उसमें ये भी कहा गया है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, यानी कि यूपी के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और बिहार के क्षेत्र को मतलब कि कम कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। मैंने आपसे बताया कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा, यानी कि जैसे कि बिहार का क्षेत्र घटा दिया। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच रस्साकसी चल रही है कुछ गाँव को लेकर, तो उसमें ये है जो संसद है उसमें चाहे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे तो वो राज्य जो गांव है उस पर जो उड़ीसा अपना कि ये राज्य मेरे हैं और तेलंगाना अपना, तो संसद चाहे तो उसे उड़ीसा को दे सकती है और चाहे उसे आंध्र प्रदेश को दे सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, यानी कि उसके राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे कि आपने देखा होगा पहले पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी का नाम पांडिचेरी था, अब उसका नाम पुदुचेरी कर दिया है। जैसे पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, तो उसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? तो उत्तराखंड कर दिया गया। तो किस आर्टिकल के तहत हुआ है? आर्टिकल 3 के लय के तहत हुआ है। यानी कि लय को बोलेंगे 5वां नंबर 3 का सब प्लस 5 के अनुसार उसका उत्तराखंड का नाम चेंज किया गया है। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। देखते हैं कौन कौन। नंबर 1 क्या है? एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। यानी कि अगर आप में से किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना है तो आप उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी उस बिल पर।
जो उसके बाद संसद में पेश किया जाएगा। संसद में कौन कौन होते हैं? संसद में लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। नंबर 2 क्या है? संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजता है और यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। यानी कहने वाले है कि जब मान लीजिए अगर आप किसी राज्य की सीमा को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं और उसका नाम परिवर्तन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस अध्यादेश को उस राज्य के विधानमंडल में मत जानने के लिए भेज देता है कि आप इस चीज से संतुष्ट हो या नहीं हो, आपका क्या मत है इस पर। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य संघ के क्षेत्र के किसी विभाग को किसी अन्य राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र को निर्माण सम्मिलित है। इसमें यह कहा गया है कि संसद को नए राज्यों का निर्माण करना और किसी राज्य या संघ क्षेत्र को किसी भी संघ क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरीज को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना या राज्य क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश भेजा था विधानमंडल को, राज्य विधानमंडल को, और राज्य विधानमंडल ने कोई मत दिया तो उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो उनकी बात को जरूर सुने और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यानी कि जो उन्होंने भी मत दिया है कि आप ऐसा नहीं करके ऐसे कीजिए, तो उसको जो राष्ट्रपति की अपनी इच्छा होगी कि वो उस मत को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। यानी कहने मतलब यह है कि जितना टाइम राष्ट्रपति ने दिया है उसके अंतर्गत ही वो मत आ गया हो, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। यानी कि जो संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने वाले हर बार राज्य के विधानमंडल को नए संदर्भ बनाने की जरूरत नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। यानी कि संघ क्षेत्र का मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरीज के मामले में जो विधानमंडल है उसके संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि उससे कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। संसद उसके लिए खुद ही अपने आप से कदम उठा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। अगर हम एंड ऑफ द टॉपिक देखें तो इसमें कहा गया है कि सिर्फ ये दिखावा है कि जब संसद किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र प्रदेश को उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन करती है तो वो एक नाम मात्र का ही उस राज्य के विधानमंडल से पूछती है। वो संसद की अपनी मर्जी है, चाहे तो संसद बिना राज्य के अनुमति के भी उसकी सीमा में परिवर्तन करके नाम बदल कुछ भी कर सकती है। यानी कि ये कहना मतलब ये है कि संसद जब चाहे जिस राज्य को उससे उसके नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी संघ राज्य को समाप्त कर सकती है। यानी कि यूनियन टेरिटरीज को जब चाहे केंद्र सरकार उसे समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। यानी कहने मतलब ये है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट संघ यानी कि यूनियन टेरिटरीज को समाप्त नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज को कैसे समाप्त कर देगी कि उस पर तो वर्चस्व किसका होता है? वो सेंटर का होता है और सेंटर ही बदल सकती है संघ के नाम और सीमा को। दूसरी तरफ अमेरिका के क्षेत्रीय एकता राज्यों के अस्तित्व में संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिका संघ सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती, इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। और भारत को क्या कहा गया है? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। यानी कि भारत को तो ये कहा गया है कि विभक्त राज्यों का यानी अलग अलग राज्यों का एक अविभाज्य संघ है, यानी कि उसे अलग नहीं किया जा सकता है। जबकि अमेरिका को क्या कहा गया? अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी कहा है उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो राज्य की सीमा में या नाम में परिवर्तन करे। उसे अमेरिका को क्या काम करना होगा? पहले उस राज्य से अनुमति लेनी होगी और पूछना होगा कि हम आपके इस राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं और आपकी सीमा में कुछ सुधार कर रहे हैं। अगर जब तक राज्य सहमत नहीं होगा तो अमेरिका सरकार वहां के किसी भी राज्य में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 4।
में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, यानी क्या नए राज्यों का प्रवेश और गठन किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। यानी कहने मतलब ये है कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 में क्या क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश या गठन। और आर्टिकल 3 में कहा गया है नए राज्य का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन और क्षेत्रों में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन। और को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया माना जाएगा। यानी अगर इन तीनों में से भी कुछ किया गया है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। कि अगर किसी राज्य के नाम में संशोधन किया गया है या उसकी क्षेत्र सीमा विशेष पर कुछ परिवर्तन किया गया तो वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। यानी कि सबको करने के लिए साधारण विधायी यानी कि एक सिंपल मेजोरिटी से भी यह कानून पारित कराया जा सकता है। नंबर 5 है, इसके 2 लेक्चर लूंगा क्योंकि मुझे मेल आया था कि सर आपके लेक्चर थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैं छोटा करने वाला हूँ। इसे सोचूंगा कि 30 मिनट के अंतर के 30 मिनट के अंदर ही हो कंप्लीट कर दूं मैं। तो इसी वजह से मैं इस लेक्चर को 30 मिनट के अंतर्गत रखने वाला हूँ। देखते हैं क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करे? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार का निर्णय कि बेरुवाड़ी संघ मामला पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान के नेतृत्व में बेरुवाड़ी संघ मामला कब आया था? 1960 यानी 1960 में आया था। ने राजनीतिक विद्रोह विवाद को जन्म दिया जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यानी कि संसद की जो शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्र को किसी भी अन्य देश को देने का अधिकार नहीं है। यानी कहने मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति या संसद कहने लगी कि अगर भारत के राष्ट्रपति ये कहने लगे कि हम थोड़ा सा अपना जो अरुणाचल वाला प्रदेश है इसे हम चाइना को दे दे, तो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए संसद में दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित कराना होगा, तब ये हो सकता है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन किया जा सकता है। यानी कि अगर ऐसा करना होगा, अगर दूसरे देश को अपनी सरजमीन देनी होगी तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना होगा। उस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि जो 1960 में संशोधन आया था 19वें संविधान संशोधन का, तो जो भी पार्ट्स था तो वो पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया था। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यानी कि जो 1969 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर भारत और अन्य देश के बीच, जैसे कि आपने देखा होगा अभी भारत और बांग्लादेश के बीच इसकी जो सीमा का निर्धारण हुआ है, तो उसके लिए कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं किया जाएगा संविधान संशोधन करने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। यानी कहने मतलब ये है सिर्फ सीमा निर्धारण कर सकते हैं आप। और आप कहने लगे कि भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी शक्ति को दे दे, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान संशोधन कराना होगा। और विशेष मेजोरिटी के साथ जो भी मतलब संशोधन किया जाएगा वो विशेष मेजोरिटी के साथ दोनों संशोधनों द्वारा पारित होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग को का अधिग्रहण किया जाए जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ है, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों इनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया है, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया है। यानी कि भारत ने जो भी ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि हमने बांग्लादेश से समझौता मतलब अपनी सीमा निर्धारण करने के लिए समझौता किया और उसमें 111 क्षेत्र जो भारत के अंतर्गत थे वो बांग्लादेश को देते और 51 जो क्षेत्र थे वो बांग्लादेश ने भारत को दिए। इसके साथ ही
इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण 6.1 किलोमीटर यानी 6.1 किलोमीटर असीमित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहले अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि थी, यानी कि जो 111 भूभाग थे और 51 बांग्लादेश के, तो इसके लिए कौन कौन से राज्य थे? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा थे। नंबर 1 क्या है? भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण, यानी पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश का जो पूर्वी 1971 से पहले से पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश ने इन विवादों को समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूवाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई। तो बेरूवाड़ी मामला कब आया था? 1960 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान का 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सकता था। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर है। 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ, ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा प्रतिकूल कब्जे वाले भूभाग अंतर क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया जाता है। यानी कि जो 1974 का भारत बांग्लादेश का जमीनी समझौता था, उसको जो इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सरकारों के सहयोग से किया गया है। आगे हम बात करेंगे, अगले जो लेक्चर आएगा इसका जो सेकंड पार्ट होगा, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। तो मैं बस इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। लगभग 30 मिनट का लेक्चर हो गया, 30 मिनट के अंतर्गत हो जाएगा। तो कल हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, इस पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब तो शुरू हुए हैं संविधान के अनुच्छेद, और जैसे जैसे अनुच्छेद होंगे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में इन संविधान संशोधन के अनुच्छेदों का क्या महत्व है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।